हेलो एवरीवन। अपने दिल थाम के बैठिए और नजरें स्क्रीन पर टिका लीजिए, क्योंकि आज हम इस धरती को पीछे छोड़कर एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां वक्त और जगह की कोई सीमा नहीं है। द यूनिवर्स, एक ऐसी जगह जो इतनी बड़ी है कि हमारा वजूद एक मिट्टी के कान बराबर भी नहीं। तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के अनसुलझे राजों को जानने के लिए। अध्याय 1। चांदी की नदी। हमारी आकाशगंगा एक बार्ड स्पाइरल है, जो गैस, धूल और कम से कम 200 अरब तारों का एक विशाल घूमता हुआ डिस्क है। हम उन तारों में से सिर्फ एक हैं, एक औसत पीला बौना तारा, जो आकाशगंगा के हलचल भरे केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर एक शांत उपनगर में स्थित है। लेकिन हमें यह सब कैसे पता चला? सदियों तक हम मानते थे कि पृथ्वी ही सब कुछ का केंद्र है। यहाँ तक कि जब हमें एहसास हुआ कि हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तब भी हम सोचते थे कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है। यह 1924 तक नहीं हुआ था, जब एडविन हबल ने दूर की निहारिकाओं नेब्यूली को देखा और महसूस किया कि वे वास्तव में अलग आकाशगंगाएं थीं। तब जाकर हमें ब्रह्मांड के वास्तविक पैमाने का पता चला। मिल्की वे को समझने के लिए हमें पहले इसके पैमाने को समझना होगा। कल्पना कीजिए कि हमारा पूरा सौर मंडल सूर्य से लेकर सबसे दूर के ग्रह नेपच्यून तक एक छोटे सिक्के के आकार में सिमट गया है। उसी पैमाने पर मिल्की वे का आकार पूरे भारत देश जितना बड़ा होगा। तारों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि यदि दो आकाशगंगाएं आपस में टकराती भी हैं, तो सांख्यिकीय रूप से यह असंभव है कि कोई भी दो व्यक्तिगत तारे वास्तव में एक दूसरे से टकराएं। मिल्की वे 13.6 अरब साल पुरानी है, लगभग उतनी ही पुरानी जितना कि स्वयं ब्रह्मांड। यह एक हिंसक इतिहास के माध्यम से विकसित हुई है, जिसने अपनी वृद्धि के लिए छोटी आकाशगंगाओं को निगल लिया है। यह निर्माण और विनाश का एक जीवित, सांस लेता हुआ इंजन है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम धूल और समय की परतों को हटाएंगे। हम अपने केंद्र में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल में गोता लगाएंगे, चमकते गैस के बादलों में तारों के जन्म के गवाह बनेंगे और उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे जब हमारी आकाशगंगा का सामना उसके पड़ोसी एंड्रोमेडा से होगा। यह हमारे घर की जीवनी है। यह मिल्की वे की कहानी है। अध्याय 2। भव्य वास्तुकला। नैरेटर, अगर आप हमारी आकाशगंगा से बाहर कदम रख सकें और ऊपर से इसे देख सकें, तो आप ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे सुंदर संरचनाओं में से एक के गवाह बनेंगे, रोशनी का एक भव्य, चमकता हुआ भंवर। यह मिल्की वे की भव्य वास्तुकला है। लेकिन यह आकाशगंगा कोई ठोस वस्तु नहीं है। यह एक गतिशील, घूमती हुई मशीन है जो अलग अलग परतों से बनी है, जिनमें से प्रत्येक का अपना इतिहास और अपना उद्देश्य है। अपने घर की शारीरिक रचना को समझने के लिए हमें द डिस्क से शुरुआत करनी होगी। डिस्क वह जगह है जहां सारी हलचल होती है। 1,00,000 प्रकाश वर्ष में फैली हुई यह डिस्क आश्चर्यजनक रूप से पतली है। इसकी गहराई केवल 1,000 प्रकाश वर्ष है। यदि मिल्की वे एक डीवीडी होती, तो डिस्क वह चमकदार सतह होती जहां सारा डेटा जमा होता है। यहीं पर आपको गैस, धूल और तारों का विशाल बहुमत मिलता है, जिसमें हमारा सूर्य भी शामिल है। इस डिस्क के भीतर तारे साफ सुथरी, गोलाकार कक्षाओं में चलते हैं, जैसे मल्टीलेन हाईवे पर कारें, जो केंद्र के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही हैं। चैप्टर 2 समाप्त हुआ। अब हम डार्क मैटर या ब्लैक होल की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 3। मशीन में भूत। नैरेटर, हर वो तारा जिसे हम देखते हैं, हर वो नेबुला जिसे हम मैप करते हैं और हर वो ग्रह जिसे हम खोजते हैं, ये सब सच का एक बहुत छोटा हिस्सा है।
अगर आप मिल्की वे की कोई तस्वीर देखते हैं तो आप केवल चमकती हुई आकाशगंगा देख रहे हैं। यह एक गहरे अंधेरे महासागर की सतह पर तैरते हुए कुछ चमकदार कणों जैसा है। लेकिन दशकों से खगोलशास्त्री एक कड़वी हकीकत से परेशान है। हमारे घर का विशाल हिस्सा अदृश्य है। मशीन में एक भूत छिपा है, एक खामोश वास्तुकार जो हर तारे की गति को नियंत्रित करता है, फिर भी दिखाई देने से इनकार करता है। हम इसे डार्क मैटर कहते हैं। अध्याय 3, मशीन में भूत। हर वो तारा जिसे हम देखते हैं, हर वो नेबुला जिसे हम मैप करते हैं और हर वो ग्रह जिसे हम खोजते हैं, ये सब सच का एक बहुत छोटा हिस्सा है। अगर आप मिल्की वे की कोई तस्वीर देखते हैं तो आप केवल चमकती हुई आकाशगंगा देख रहे हैं। यह एक गहरे अंधेरे महासागर की सतह पर तैरते हुए कुछ चमकदार कणों जैसा है। लेकिन दशकों से खगोलशास्त्री एक कड़वी हकीकत से परेशान है। हमारे घर का विशाल हिस्सा अदृश्य है। मशीन में एक भूत छिपा है, एक खामोश वास्तुकार जो हर तारे की गति को नियंत्रित करता है, फिर भी दिखाई देने से इनकार करता है। हम इसे डार्क मैटर कहते हैं। इस अदृश्य ढांचे की खोज 1970 के दशक में एक पहेली से शुरू हुई थी। प्रसिद्ध खगोलशास्त्री वेरा रुबिन ने आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहे तारों की गति को मापना शुरू किया। न्यूटन और आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण नियमों के आधार पर उन्हें एक सरल परिणाम की उम्मीद थी। आकाशगंगा के बाहरी किनारों पर मौजूद तारों को केंद्र के करीब वाले तारों की तुलना में बहुत धीमी गति से चलना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सौर मंडल में प्लूटो बुध की तुलना में बहुत धीमी गति से चलता है। लेकिन आंकड़ों ने एक अलग ही कहानी सुनाई। मिल्की वे के सबसे बाहरी किनारों पर मौजूद तारे भी उसी खतरनाक रफ्तार से घूम रहे थे जिस रफ्तार से केंद्र के पास वाले तारे। हिसाब लगाया जाए तो मिल्की वे इतनी तेजी से घूम रही थी कि उसे अरबों साल पहले ही छिन्न भिन्न हो जाना चाहिए था। तारों को किसी घूमते हुए टायर से पानी की बूंदों की तरह अंतरिक्ष के अंधेरे में छिटक जाना चाहिए था। फिर भी आकाशगंगा एकजुट रही। इसका केवल एक ही निष्कर्ष था, कोई अदृश्य चीज अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान कर रही थी। कोई बहुत ही भारी चीज ब्रह्मांडीय गोंद की तरह काम कर रही थी जिसने मिल्की वे को अपनी पकड़ में जकड़ रखा था। डार्क मैटर क्या है? आज तक हम निश्चित रूप से नहीं जानते। हम जानते हैं कि यह क्या नहीं है। यह तारे नहीं है, यह गैस के बादल नहीं है, यह धूल नहीं है। अगर यह इनमें से कुछ होता तो यह प्रकाश छोड़ता या उसे रोकता। डार्क मैटर कुछ और ही है, एक ऐसा पदार्थ जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रकाश इसमें से ऐसे गुजर जाता है जैसे वहां कुछ हो ही नहीं। आपके कमरे में अभी डार्क मैटर का पहाड़ हो सकता है और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। यह खुद को केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से प्रकट करता है। कल्पना कीजिए कि मिल्की वे एक चमकदार झूला है, तारे उस पर बैठे सवार हैं और डार्क मैटर वह विशाल अदृश्य लोहे का ढांचा है जिस पर वह झूला बना है। उस ढांचे के बिना सवारियां अंधेरे में उड़ जाएंगी। अध्याय 4, अंधेरे का दिल। अपनी आकाशगंगा के असली दिल को खोजने के लिए हमें 26,000 प्रकाश वर्ष अंदर की ओर यात्रा करनी होगी। हमें ब्रह्मांडीय धूल के उन घने पर्दों को पार करना होगा जो केंद्र को हमारी आंखों से छिपाए रखते हैं। जैसे ही हम गैलेक्टिक बल्ज में उतरते हैं, तारे एक दूसरे के बेहद करीब आने लगते हैं। हमारे सौर पड़ोस की तुलना में यहाँ तारों का घनत्व हजारों गुना ज्यादा है। लेकिन इस तारों के झुंड के ठीक बीचों बीच असंभव भौतिकी वाली एक जगह मौजूद है। एक ऐसी जगह जहां हमारे सूर्य से 40 लाख गुना ज्यादा द्रव्यमान मास को एक अनंत घनत्व वाले एक बिंदु में समा दिया गया है। यह सैजिटेरियस स्टार है,
वह विशालकाय ब्लैक होल जो पूरी मिल्की वे को थामे हुए है। दशकों तक सैजिटेरियस स्टार केवल एक गणितीय भूत था। हम जानते थे कि यह वहाँ है, इसलिए नहीं कि हम इसे देख सकते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि यह अपने आसपास की हर चीज को अपनी ताकत से नियंत्रित कर रहा था। खगोलशास्त्रियों ने विशाल तारों के एक समूह, जिसे तारे कहा जाता है, को एक खाली दिखने वाली जगह के चारों ओर घूमते हुए देखा। वे तारे प्रकाश की गति के 5% तक की भयानक रफ्तार से दौड़ रहे थे। इतनी भारी चीज जो दिखाई न दे लेकिन विशाल तारों को खिलौनों की तरह घुमा सके, वह केवल एक सुपरमैसिव ब्लैक होल ही हो सकता था। मई 2022 में आखिरकार उस भूत को एक चेहरा मिला। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का उपयोग करके, जो अंटार्कटिका से स्पेन तक फैले रेडियो डिशेस का एक पृथ्वी के आकार का नेटवर्क है, इंसानियत ने सैजिटेरियस स्टार की छाया की पहली प्रत्यक्ष तस्वीर खींची। जो हमने देखा वह अरबों डिग्री तक गर्म गैस का एक चमकता हुआ घेरा था, जो एक अंधेरी खाई के चारों ओर घूम रहा था। यह गैस इतनी तेज गति से घूम रही है कि घर्षण, फ्रिक्शन, इसे रेडियो तरंगों के एक चमकदार प्रभामंडल में बदल देता है। उस छल्ले के भीतर इवेंट होराइजन है, वह बिंदु जहां से वापस आना असंभव है। एक बार जब कोई भी चीज, चाहे वह प्रकाश हो, पदार्थ हो या जानकारी, इस सीमा को पार कर लेती है, तो वह हमारे ब्रह्मांड से हमेशा के लिए खो जाती है। सैजिटेरियस स्टार केवल एक शांत उपभोक्ता नहीं है, यह आकाशगंगा का सबसे बड़ा इंजन है। हालांकि अभी यह तुलनात्मक रूप से शांत अवस्था में है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। आकाशगंगा के तल के ऊपर और नीचे गामा किरणों और एक्सरे के 2 विशाल बुलबुले मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक अंतरिक्ष में 25,000 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। इन्हें फर्मी बबल्स कहा जाता है। ये एक हिंसक दावत के निशान हैं। लाखों साल पहले इस ब्लैक होल ने शायद गैस के एक विशाल बादल या शायद पूरे तारा मंडल को निगल लिया था। जैसे ही इसने भोजन किया, इसने एक डकार ली, ऊर्जावान कणों की 2 विशाल धाराएं छोड़ी जो आकाशगंगा से बाहर किसी विशाल निकास की तरह निकली। यह ब्लैक होल ही मिल्की वे के जीवन को नियंत्रित करता है। जब यह सक्रिय होता है, तो इससे निकलने वाली गर्मी उस गैस को दूर भगा सकती है, जिससे नए तारे बनते हैं। यह एक नाजुक और खतरनाक संतुलन है। ब्लैक होल केंद्र को बांधे रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण देता है, लेकिन इसकी भूख आकाशगंगा के भविष्य को भूखा भी मार सकती है। वजन और गुरुत्वाकर्षण तनाव का एहसास। बैकग्राउंड में एक धीमी, लयबद्ध टिक-टिक की आवाज। अगला कदम, हमने ब्लैक होल के रहस्य को देख लिया है। अब हम यह देखेंगे कि यह आकाशगंगा जीवन को जन्म कैसे देती है। अध्याय 5, तारों की नर्सरी। जहां हमारी आकाशगंगा का केंद्र प्राचीन तारों और सायों का घर है, वहीं इसकी सर्पिल भुजाएं, स्पाइरल आर्म्स, मिल्की वे के प्रसूति गृह यानी मैटरनिटी वार्ड हैं। पूरी आकाशगंगा में गैस और धूल के विशाल, ठंडे बादल फैले हुए हैं, जिन्हें आणविक बादल कहा जाता है। नग्न आंखों से देखने पर ये आसमान में काले धब्बों की तरह दिखते हैं, जो अपने पीछे के तारों की रोशनी को रोक देते हैं। लेकिन एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप की नजरों से देखने पर ये अंधेरे हिस्से ब्रह्मांड के सबसे जीवंत स्थान बन जाते हैं। तारों की नर्सरी। एक तारे का जन्म ब्रह्मांड की 2 सबसे शक्तिशाली शक्तियों के बीच का युद्ध है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, और दबाव, प्रेशर। इसकी शुरुआत तब होती है जब कोई हलचल, शायद किसी दूर के सुपरनोवा की शॉकवेव या किसी सर्पिल भुजा का गुजरना, इन विशाल गैस के बादलों को हिला देता है। अपने ही वजन के नीचे बादल ढहने लगता है। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता है, यह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। हर टुकड़े के केंद्र में तापमान आसमान छूने लगता है।
जो कभी हाइड्रोजन की एक ठंडी धुंध थी, वह अब एक प्रोटोस्टर बन जाती है, गर्मी की एक चमकती हुई, घूमती हुई गेंद। इसके चारों ओर बची हुई सामग्री का एक डिस्क घूमने लगता है। यही वे कच्ची सामग्रियां हैं जो एक दिन ग्रहों, चंद्रमाओं और शायद जीवन का निर्माण करेंगी। जब केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ 15 मिलियन डिग्री तक पहुंच जाता है, तब जादू होता है। परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु इतनी ताकत से आपस में टकराते हैं कि वे जुड़कर हीलियम बन जाते हैं, जिससे ऊर्जा का एक प्रचंड विस्फोट होता है जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को वापस धकेलता है। एक तारे का जन्म होता है। ब्लू जायंट्स। ये तारे हमारे सूर्य से दर्जनों गुना बड़े और लाखों गुना अधिक चमकीले होते हैं। ये आकाशगंगा के रॉक स्टार हैं। वे तेजी से जीते हैं और जवानी में ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वे इतने गर्म होते हैं, वे एक चमकदार नीली रोशनी के साथ चमकते हैं जो आसपास के गैस के बादलों को रोशन कर देती है और उन अद्भुत रंगों को जन्म देती है जिन्हें हम ओरियन नेबुला में देखते हैं। अगला कदम, हमने देखा कि तारे कैसे पैदा होते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे मिल्की वे अपने पड़ोसियों को खाकर जीवित रहती है। अध्याय 6, गैलेक्टिक नरभक्षण। अक्सर हम मिल्की वे को एक शांत और एकांत में तैरने वाली सुंदर आकाशगंगा के रूप में देखते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा हिंसक है। हमारी आकाशगंगा एक शिकारी है। अरबों वर्षों से यह अपने छोटे पड़ोसियों का पीछा करके और उन्हें निगलकर जीवित रही है और बढ़ती रही है। इसे विज्ञान की दुनिया में गैलेक्टिक कैनिबालिज्म या गैलेक्टिक नरभक्षण कहा जाता है। मिल्की वे अकेली नहीं है। इसके चारों ओर लगभग 60 छोटी, बौनी, ड्वार्फ आकाशगंगाओं का झुंड है। ये सभी हमारे गुरुत्वाकर्षण के जाल में फंसी हुई हैं और एक धीमी, दर्दनाक मौत की ओर बढ़ रही हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत टाइडल स्ट्रिपिंग से होती है। जैसे ही कोई छोटी आकाशगंगा मिल्की वे के बहुत करीब आती है, हमारा विशाल गुरुत्वाकर्षण उसे असमान रूप से खींचने लगता है। यह ब्रह्मांडीय रस्साकशी जैसा है। छोटी आकाशगंगा का जो हिस्सा हमारे करीब होता है, उसे दूर वाले हिस्से की तुलना में अधिक जोर से खींचा जाता है। अंततः वह छोटी आकाशगंगा खिंचकर बिखर जाती है और पीछे रह जाती है तारों की एक लंबी, भूतिया धारा जो मिल्की वे के चारों ओर किसी दुपट्टे की तरह लिपट जाती है। इसका एक ताज़ा शिकार है सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी। यह वर्तमान में मिल्की वे की डिस्क से गुजरते समय टुकड़ों में टूट रही है। इसने हमारे चारों ओर कई चक्कर लगाए हैं और अपने पीछे तारों का एक ऐसा निशान छोड़ा है जो पूरे आकाश में फैला हुआ है। कुछ अरब वर्षों में सैजिटेरियस का नामोनिशान मिट जाएगा और इसके तारे हमारी अपनी आकाशगंगा का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मिल्की वे हमेशा से इतनी विशाल नहीं थी। हम गैलेक्टिक आर्कियोलॉजी के माध्यम से अपनी पुरानी दावतों के निशान देख सकते हैं। गाइया स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने 1 अरब से अधिक तारों की मैपिंग की और तारों के एक ऐसे समूह की खोज की जो गलत दिशा में घूम रहे थे। ये गाइया एनसेलाडुस के अवशेष हैं, एक विशाल आकाशगंगा जिसे हमने 10 अरब साल पहले निगल लिया था। वह टकराव इतना हिंसक था कि उसने हमारी डिस्क को फुला दिया और नए तारों के जन्म का एक बड़ा धमाका शुरू कर दिया। हम वास्तव में एक फ्रैंकस्टीन आकाशगंगा है जो गिरी हुई आकाशगंगाओं के हिस्सों से बनी है। अभी इसी वक्त हमारे 2 सबसे बड़े पड़ोसी इस खिंचाव को महसूस कर रहे हैं। लार्ज और स्मॉल मैग्लेनिक क्लाउड्स। ये खूबसूरत आकाशगंगाएं दक्षिणी गोलार्ध से नग्न आंखों से देखी जा सकती हैं। लंबे समय तक हमें लगा कि वे स्थिर हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि वे हमारी ओर अविश्वसनीय गति से गिर रही हैं। जैसे जैसे वे गिर रही हैं,
वे अपने पीछे हाइड्रोजन गैस की एक विशाल पूंछ छोड़ रही हैं, जिसे मैगेलिनिक स्ट्रीम कहा जाता है। यह गैस मिल्की वे के लिए सबसे बड़ा इनाम है। यह वह ताज़ा ईंधन है जिससे नए तारे बनेंगे। जब हमारी आकाशगंगा इस गैस को सोख लेगी, तो यह तारों के जन्म का एक नया बेबी बूम शुरू करेगी, जो हमारी आकाशगंगा को आने वाले अरबों वर्षों तक चमकदार बनाए रखेगा। लेकिन नरभक्षण का असर दोनों तरफ होता है। हर बार जब मिल्की वे किसी पड़ोसी को निगलती है, तो उसकी अपनी संरचना भी हिल जाती है। ये टकराव हमारी डिस्क में लहरें पैदा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जिन सर्पिल भुजाओं की हम प्रशंसा करते हैं, उन्हें इन्हीं प्राचीन टकरावों ने आकार दिया था। शिकारी अब खुद शिकार बनने वाला है। अध्याय 7। पुनर्चक्रणकर्ता। मिल्की वे केवल तारों का एक संग्रह नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे उन्नत रिसाइक्लिंग प्लांट है। बिग बैंग के शुरुआती क्षणों में ब्रह्मांड बहुत सरल था, लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ। तब डीएनए के लिए कार्बन नहीं था, खून के लिए लोहा नहीं था, और पैरों के नीचे की जमीन बनाने के लिए सिलिकॉन नहीं था। आकाशगंगा को इन चीजों को शून्य से बनाना पड़ा, और वह ऐसा करती है जीवन, मृत्यु और हिंसक पुनर्जन्म के एक चक्र के माध्यम से। हर तारा एक परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर फर्नेस है। अपने कोर की गहराई में वे भारी तत्वों को बनाने के लिए परमाणुओं को आपस में कुचलते हैं। हमारे सूर्य जैसे छोटे तारे अपना जीवन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने में बिताते हैं। लेकिन जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, तो रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हमारे सूर्य से 10 गुना बड़े तारे का अंत बहुत ही भव्य होता है। ईंधन खत्म होने पर तारा अपने ही वजन के नीचे ढह जाता है और फिर एक जबरदस्त विस्फोट के साथ वापस उछलता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के उस एक छोटे से सेकंड में गर्मी और दबाव इतने तीव्र होते हैं कि वे पीरियोडिक टेबल के सबसे भारी तत्वों को गढ़ते हैं: सोना, चांदी, प्लैटिनम और यूरेनियम। सुपरनोवा फिर इन रासायनिक बीजों को लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी आकाशगंगा में बिखेर देता है। यह धूल लाखों सालों तक सफर करती है और अंततः उन्हीं ठंडे गैस के बादलों में मिल जाती है जहां नए तारे बनते हैं। यही है इंटरस्टेलर मीडियम, मरे हुए तारों का धुआं। इसी रासायनिक रूप से समृद्ध धुएं से तारों की नई पीढ़ी का जन्म होता है। हमारा अपना सूर्य एक तीसरी पीढ़ी का तारा है। इसका जन्म 5 अरब साल पहले गैस के एक ऐसे बादल से हुआ था, जो पहले ही अनगिनत तारों की मौत से समृद्ध हो चुका था। आप जो ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, आपकी कोशिकाओं में मौजूद कार्बन और आपकी हड्डियों का कैल्शियम, ये सब कभी किसी विशाल तारे के हृदय में पकाए गए थे और एक सुपरनोवा द्वारा बिखेरे गए थे। जैसा कि प्रसिद्ध खगोलशास्त्री कार्ल सागन ने कहा था, हम सब सितारों की धूल, स्टार स्टफ, से बने हैं, लेकिन आकाशगंगा अपनी सबसे अच्छी चीजों को रखने के मामले में बहुत चयनात्मक, पिकी है। इसने वैज्ञानिकों को गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन की अवधारणा तक पहुंचाया। यदि आप गैलेक्टिक सेंटर के बहुत करीब हैं, तो तारों का घनत्व बहुत अधिक है। बार बार होने वाले सुपरनोवा विस्फोट और ब्लैक होल से निकलने वाला विकिरण किसी भी जीवन को पनपने से पहले ही खत्म कर देगा। लेकिन यदि आप आकाशगंगा के बाहरी किनारों पर बहुत दूर हैं, तो वहां की गैस बहुत साफ है। वहां भारी तत्वों की इतनी मात्रा नहीं है कि पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह बन सकें। हम बिल्कुल सही जगह पर रहते हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा के एक शांत और रासायनिक रूप से समृद्ध हिस्से में स्थित है। हम केंद्र की अराजकता से सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे पास जीवन के लिए जरूरी सभी सामग्रियां मौजूद हैं। हम अरबों वर्षों के गैलेक्टिक रिसाइक्लिंग के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन सूर्य इस प्रक्रिया में
केवल एक दर्शक नहीं है। यह गैलेक्टिक केंद्र के चारों ओर एक लंबी यात्रा पर निकला है, एक ऐसी यात्रा जिसने पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा प्रभावित किया है। अध्याय 8। सौर उपनगर। हम सूर्य को अपने आसमान में एक स्थिर बिंदु मानते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा सूर्य एक अथक यात्री है। अपने 8 ग्रहों के परिवार के साथ सूर्य 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से मिल्की वे के चक्कर लगा रहा है। इस तेज रफ्तार के बावजूद हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि हमें एक चक्कर पूरा करने में लगभग 23 करोड़ 230 मिलियन साल लग जाते हैं। इसे एक गैलेक्टिक वर्ष कहा जाता है। पिछली बार जब हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के इसी सटीक स्थान पर था, तब पृथ्वी पर पहले डायनासोर पैदा होना शुरू हुए थे। हमारे ग्रह के पूरे इतिहास में हमने अब तक केवल 20 चक्कर पूरे किए हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे ओरियन सिग्नस आर्म या ओरियंस पर कहा जाता है। यह आकाशगंगा की 2 बड़ी भुजाओं के बीच बना एक छोटा सा पुल है। खगोलशास्त्री अक्सर इसे सौर उपनगर कहते हैं क्योंकि यह एक शांत और कम घनत्व वाला इलाका है। यहाँ तारे एक दूसरे से प्रकाशवर्ष दूर हैं, जो हमें गैलेक्टिक सेंटर की भीड़भाड़, गुरुत्वाकर्षण की उथल-पुथल और घातक विकिरण से बचाते हैं। लेकिन हमारी यह यात्रा एक सपाट और सीधे घेरे जैसी नहीं है। जैसे जैसे हम केंद्र की परिक्रमा करते हैं, हमारा सूर्य आकाशगंगा की डिस्क के ऊपर और नीचे एक लहर की तरह डोलता, बॉबिंग रहता है, जैसे किसी हिंडोले कैरोसेल पर लकड़ी का घोड़ा। हर 3 करोड़ साल में हम आकाशगंगा की डिस्क के सबसे घने हिस्से से होकर गुजरते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गैलेक्टिक क्रॉसिंग्स पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरनाक समय होते हैं। जब हम डिस्क के घने गैस और धूल वाले हिस्से से गुजरते हैं, तो आकाशगंगा का गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी किनारे पर मौजूद ऊर्ट क्लाउड, जो बर्फीले धूमकेतुओं का एक विशाल भंडार है, को एक धक्का दे सकता है। यह धक्का धूमकेतुओं की एक बारिश को हमारे आंतरिक ग्रहों की ओर भेज सकता है। पृथ्वी के जीवाश्म रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर होने वाले विनाश, मास एक्सटिंक्शंस और गैलेक्टिक प्लेन से हमारे गुजरने के समय के बीच एक डरावना संबंध दिखता है। हमारा इतिहास आंशिक रूप से आकाशगंगा की इसी लय द्वारा लिखा गया है। वर्तमान में हम लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड नामक एक क्षेत्र से गुजर रहे हैं। यह लगभग 30 प्रकाश वर्ष चौड़ा गैस का एक थोड़ा घना हिस्सा है। इससे पहले हमने लाखों साल लोकल बबल के भीतर बिताए थे, गैस का एक ऐसा खाली क्षेत्र जिसे शायद लाखों साल पहले किसी पास के सुपरनोवा विस्फोट ने बनाया था। हमारी यह उपनगरीय स्थिति ही वह कारण है जिसकी वजह से हम ब्रह्मांड का अध्ययन कर पा रहे हैं, क्योंकि हम मुख्य भुजाओं के बीच एक साफ जगह पर बैठे हैं। दूर के अंतरिक्ष का हमारा नजारा काफी स्पष्ट है। अगर हम किसी सर्पिल भुजा के बीच में होते, तो धूल के घने बादल और लाखों नजदीकी तारों की चकाचौंध हमारे लिए दूसरी आकाशगंगाओं को देख पाना नामुमकिन बना देती। लेकिन अपने इस शांत कोने में भी हम एक बदलाव महसूस कर रहे हैं। लोकल ग्रुप, जिसमें हमारी आकाशगंगा शामिल है, स्थिर नहीं है। हमारे पड़ोसी गति कर रहे हैं और हम ग्रेट अट्रैक्टर नामक एक रहस्यमय गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की ओर खिंचे जा रहे हैं। हमने 4 अरब साल सौर उपनगरों की सुरक्षा में बिताए हैं, लेकिन अब मिल्की वे की सीमाएं टूटने वाली हैं। हमारी आकाशगंगा का दीर्घकालिक पूर्वानुमान अब साफ और धूप वाला नहीं है। अब तूफान आने वाला है। अध्याय 9। लोकल ग्रुप। मिल्की वे को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी सीमाओं से परे देखना होगा। हमारी आकाशगंगा अंधेरे में भटकने वाली कोई अकेली मुसाफिर नहीं है। यह एक छोटे से ब्रह्मांडीय पड़ोस का प्रमुख हिस्सा है, जिसे लोकल ग्रुप
कहा जाता है। यह 50 से अधिक आकाशगंगाओं का एक संग्रह है, जो अंतरिक्ष में लगभग 1 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है। इस पड़ोस में 2 निर्विवाद भारी वजन वाले खिलाड़ी हैं, मिल्की वे और हमारी बहन आकाशगंगा, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, जिसे M31 के नाम से भी जाना जाता है, हमारे अपने घर का एक बड़ा आईना है। यह एक विशाल सर्पिल आकाशगंगा है, जो मिल्की वे से थोड़ी बड़ी है और जिसमें शायद 1 खरब तारे हैं। यह हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यह ब्रह्मांड की वह सबसे दूर की वस्तु है जिसे मानवीय आंख बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकती है। लेकिन लोकल ग्रुप केवल इन 2 दिग्गजों के बारे में नहीं है। यह छोटी लिलिपुटियन आकाशगंगाओं से भरा हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा सदस्य ट्राइएंगुलम गैलेक्सी है, जो एक सुंदर छोटी सर्पिल आकाशगंगा है। बाकी का समूह बौनी आकाशगंगाओं, ड्वार्फ गैलेक्सीज, से बना है। तारों के धुंधले समूह जो ब्रह्मांडीय परिदृश्य के पैदल सैनिकों की तरह काम करते हैं। लोकल ग्रुप को गुरुत्वाकर्षण ने एक साथ बांध रखा है। यह फैलते हुए ब्रह्मांड में एक एकजुट परिवार की तरह है। जहां ब्रह्मांड की अधिकांश आकाशगंगाएं अंतरिक्ष के विस्तार के कारण हमसे दूर भाग रही हैं, वहीं लोकल ग्रुप के सदस्य एक दूसरे से बंधे हुए अरबों वर्षों से मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक धीमी गति का गुरुत्वाकर्षण रीति कर रहे हैं। हम 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर गिर रहे हैं। यह ब्रह्मांडीय चिकन गेम है और कोई भी अपनी नजरें हटाने वाला नहीं है। जैसे जैसे हम लोकल ग्रुप में आगे बढ़ते हैं, हम मैग्लेनिक क्लाउड्स को देखते हैं, मिल्की वे की 2 सबसे बड़ी उपग्रह आकाशगंगाएं जो दक्षिणी आसमान में गहनों की तरह लटकी हुई हैं। जैसा कि हमने पहले जाना, उनका नरभक्षण किया जा रहा है, लेकिन वे एक चेतावनी भी हैं। वे बताती हैं कि जब शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है। लोकल ग्रुप हमारी तात्कालिक सीमा है, लेकिन यह भी किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। हम कन्या सुपर क्लस्टर की ओर खींचे जा रहे हैं, जो हजारों आकाशगंगाओं का एक विशाल शहर है, और उसके भी परे हमारे क्षेत्र की हर चीज ग्रेट अट्रैक्टर नामक एक रहस्यमय गुरुत्वाकर्षण विसंगति की ओर तेजी से बढ़ रही है। हम आकाशगंगाओं की एक विशाल बहती हुई नदी का हिस्सा हैं, जिसे लानियाकेया कहा जाता है। हवाई भाषा में इसका अर्थ है असीम स्वर्ग। इस विशाल मानचित्र में मिल्की वे एक ब्रह्मांडीय पेड़ की एक शाखा पर प्रकाश के एक छोटे बिंदु के समान है। अगला कदम, अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अध्याय 10। अंतिम रीते। हर कहानी का एक अंत होता है। पिछले 13.5 अरब वर्षों से मिल्की वे व्यवस्था और सुंदरता का एक उत्कृष्ट नमूना रही है। प्रकाश की एक घूमती हुई डिस्क, सितारों की नर्सरी और जीवन का पालना। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के नियम धैर्यवान हैं, और उन्होंने हमारे घर के लिए एक परिवर्तनकारी भविष्य तय किया है। चांदी की नदी एक महादानव से टकराने वाली है। आज से लगभग 4 अरब साल बाद मिल्की वे का अस्तित्व वैसा नहीं रहेगा जैसा हम आज जानते हैं। यह कहानी है मिल्कोमेडा के जन्म की। अभी एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, जो रात के आकाश में एक धुंधले धब्बे जैसी दिखती है। लेकिन जैसे जैसे युग बीतेंगे, यह बड़ी होती जाएगी। 2 अरब वर्षों में यह चांद से भी बड़ी दिखने लगेगी। 3.25 अरब वर्षों में यह पूरे क्षितिज को घेर लेगी। प्रकाश की एक दूसरी विशाल नदी जो हमारे अपने तारों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगी। जब यह टकराव अंततः शुरू होगा, तो यह कोई अचानक होने वाला क्रैश नहीं होगा। आकाशगंगाएं ज्यादातर खाली जगह होती हैं, क्योंकि तारे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। 2 सूर्यों के आपस में टकराने की संभावना लगभग 0 है। इसके बजाय दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे के आर पार निकल जाएंगी। लेकिन भले ही तारे बच जाएं,
उनकी संरचना नहीं बचेगी। गुरुत्वाकर्षण इन सुंदर सर्पिल भुजाओं को फाड़ देगा। करोड़ों सितारों की लंबी पूंछें, टाइडल टेल्स, अंतरिक्ष के अंधेरे में फेंक दी जाएंगी। दोनों आकाश गंगाओं के गैस के बादल आपस में टकराएंगे, जिससे आतिशबाजी का एक अंतिम और शानदार प्रदर्शन होगा। तारों के जन्म का इतना तीव्र विस्फोट कि पृथ्वी का आकाश हजारों नए चमकदार नीले सितारों से जगमगा उठेगा। 1 अरब साल तक दोनों आकाश गंगाएं एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए एक गुरुत्वाकर्षण आलिंगन में नृत्य करेंगी। अंततः वे अपनी गति खो देंगी और एक एकल विशाल आकार में समा जाएंगी। परिणाम एक सर्पिल नहीं होगा, यह एक विशाल दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा इलिप्टिकल गैलेक्सी होगी। वे शानदार भुजाएं और धूल की गलियां हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। उनकी जगह खरबों पुराने सितारों का एक चमकता हुआ नरम गोला होगा। खगोलशास्त्रियों ने इस भविष्य के घर को पहले ही एक नाम दे दिया है, मिल्कोमेडा। और हमारे सूर्य का क्या होगा? जब तक यह विलय मर्जर पूरा होगा, सूर्य बहुत गर्म और चमकीला हो चुका होगा, जिसने शायद बहुत पहले ही पृथ्वी को रहने के अयोग्य बना दिया होगा। इस टकराव के दौरान हमारा सौर मंडल शायद नई आकाशगंगा के दूर के किनारों पर फेंक दिया जाएगा, या शायद आकाशगंगाओं के बीच के अकेले अंधेरे में निर्वासित कर दिया जाएगा। हम एक युग के अंत के गवाह होंगे। अंत में दोनों आकाशगंगाओं के केंद्रों में मौजूद ब्लैक होल्स, हमारा सैजिटेरियस स्टार और एंड्रोमेडा का उससे भी विशाल ब्लैक होल, एक दूसरे को खोज लेंगे। वे एक दूसरे के चारों ओर घूमेंगे और मिल्कोमेडा के केंद्र में समा जाएंगे, जिससे गुरुत्वाकर्षण तरंगों का एक अंतिम प्रचंड विस्फोट होगा जो पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने को झकझोर देगा। मिल्की वे का एक आदिम तारा समूह से एक गैलेक्टिक महाशक्ति बनने का सफर ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का प्रमाण है। हम इस आकाश गंगा की चेतना हैं, जिस तरह से मिल्की वे खुद को देखती है और अपनी उत्पत्ति को समझने की कोशिश करती है। अंत में हम सभी चांदी की नदी के यात्री हैं, जो सितारों के एक अनंत सागर की ओर बह रहे हैं।